कैसे हो? मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति सभी विद्वानों से चाहती हूँ, अध्यक्ष महोदय से भी। चलो घमघना सचराचरा धरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समत्रिता येन वराह रूपिणा समे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। विद्वद्वृन्द वृन्दारक वन्दनीयाः अध्यक्षत्वेन विलसन्ते अत्र सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य राजाराम शुक्ल महाभागाः समुपस्थिताः दृश्यमानाः विद्वद्भिश्च आमन्त्रिता आचार्यचरणाः सारस्वत निकेतनान्तर्गतं जाह्नवी पत्रिका द्वारा संस्कृतांतर वीक्षानामाख्य लोकार्पण कार्यक्रमः अत्र आयोज्यमानः वर्तते। कार्यक्रमः एकः अभिनव प्रकल्पः यत्र उदीयमानानाः संस्कृतसेवकानां लोकोपकारकाणां कार्याख्यापनः अस्माभिः विश्वपटले क्रियते। अध्यक्ष महोदयानुमतिं पुरस्सरः कार्यक्रमः आरभ्यते। अत्र सर्वेषां स्वागतम्। आदौ मङ्गलाचरणम् आवश्यकम् इति धियाः माङ्गल्यार्थम् अहम् ईश्वराराधनकृते अनुजां प्रतीक्षां मिश्राम् आह्वयामि। तस्याः वाण्यां साक्षात् सप्तस्वराराध्याः शारदायाः निवासं खलु। प्रतीक्षा।
तस्या गिरो भूतये। अहो स्वर माधुर्यम, धन्यवाद। कोई भी ग्रंथ आरंभ किया जाता है, कोई भी कार्यक्रम आरंभ किया जाता है, संस्कृत जो सिद्धांत है या संस्कृत जो परंपरा है, उसमें एक शब्द आता है अनुबंध चतुष्टय। अर्थात यह क्या है, यह क्यों है, यह किनके लिए है और हमारा इनसे साक्षात संबंध कैसे हो सकता है। जब तक यह हम जानते नहीं हैं, यह प्रयोजन पूरी तरह व्याख्यायित नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसकी ओर अग्रसर नहीं होता, उस ग्रंथ की ओर पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होता। यह कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को करने से के पीछे क्या निश्चित ध्येय है, इन्हीं सबको बताने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे आचार्य पंकज मिश्र को, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वयं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं। यह कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं उनसे निवेदन करती हूँ। सांप्रति वेलेयं प्रास्ताविकस्य एतदर्थम् आचार्य पंकज मिश्र सर्वथा सन्नद्धोस्मि। Dear friends, it is my pleasure to be here in this Antarviksha, which is organized by the Jahnavi Sanskrit Journal. Before going to speak on anything, first of all, I would like to extend my heartfelt wishes to Dr. Bipin Kumar Jha, who is behind all this arrangement, who is behind this organization. So it is our responsibility to wish him, because today he is celebrating his birthday. So now, coming to Antarviksha. Friends, what is this Antarviksha? In English, we have term interview for Antarviksha. In Hindi, we generally say Sakshatkar. But the problem is that whenever we hear this word Antarviksha or interview or Sakshatkar, it's anxiety. It creates fear. छाती लॉन्ग जंप हाई जंप करने लगता है, छाती की धड़कनें तेज हो जाती है. But Antarviksha is not going to create any fear or any anxiety. But because Antarviksha is a platform to give solution to your anxiety or your fear, with the help of the interview taken by our expert. हम इस अंतर्वीक्षा को जाने, यह है क्या, यह लक्ष्य क्या है. यह ई जाह्नवी शोध पत्रिका एक प्रकल्प है. मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष में जो पहला वेबिनार लॉकडाउन में जिसने ऑर्गेनाइज किया था, वो भी संस्कृत ई शोध जर्नल ही था. उसके बाद लोगों ने गति पकड़ी और आज हर गली चौराहे पे देखते हैं कि वेबिनार, वेबिनार एंड वेबिनार. हमने जितने अपने पूरे कैरियर में सेमिनार अटेंड नहीं किया, उससे ज्यादा हमने वेबिनार अटेंड कर लिया है 6 मंथ्स में. तो खैर, आते हैं कि अंतर्वीक्षा क्या है. अंतर्वीक्षा एक प्लेटफॉर्म के विशेषज्ञों के लिए, जो केवल संस्कृत में नहीं सोचते, जो केवल संस्कृत के लिए नहीं सोचते, जो केवल जरूरी नहीं कि संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान ही हो, लेकिन ऐसे सारे लोगों के लिए है जिन्होंने संस्कृत के लिए, जिन्होंने संस्कृत में, जिन्होंने संस्कृत को आधार बना करके, जिन्होंने संस्कृत के बाह्य जगत से इस संस्कृत को पुष्ट करने का प्रयास किया, संस्कृत को फ्लरिश करने का प्रयास किया, संस्कृत की नर्चर कर रहा है,
और ये वो व्यक्तित्व होंगे जिनके जीवन का उद्देश्य ही होगा कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयेयम न श्रमः न विश्रमः। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि हमने अपने जीवन में आदर्श बना रखा है। हमारे लिए कई ऐसे लोग हैं जिनके उस अदम्य उत्साह, उस त्याग का परिणाम है जिनको हमने आज प्रेरणा बना लिया है। आज दिन हम लोगों के चमत्कार को सुनते रहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसा किया तो उस क्षेत्र में ऐसा किया। वे जन्मजात प्रतिभा के धनी हैं तो ये तेजस्वी हैं। और इसी क्रम में जो भी लेटेस्ट हम लोगों ने सुना है वो सुना है नीलकंठ भानु प्रकाश को, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता से कंप्यूटर को भी मात दे दी। तो आज हमारे लिए वो आदर्श हैं, आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि क्या संस्कृत के लिए भी, संस्कृत में भी ऐसे कई विद्वान हैं जो इस प्रकार की प्रतिभा के धनी हैं या अपने इस अन्य प्रकार के कार्यों से संस्कृत के लिए समर्पित हैं। आज संस्कृत के विद्वान की परिभाषा मात्र यह है कि वे मंच पर खड़ा होकर के दो कविता बोल दें, वे संस्कृत के विद्वान हो जाते हैं। वे संस्कृत के में योगदान देने वाले व्यक्तित्व माने जाते हैं और वे तरह तरह के पारितोषिकों से सम्मानित होते हैं या बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो मंच पर खड़े होकर के दो वाक्य बोल देते हैं कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है और संस्कृत कंप्यूटर पे सर्वोत्तम भाषा है। तालियां बज जाती है, विद्वान के रूप में गले में हार डाल दिए जाते हैं। मित्रों, संस्कृत का आकलन इन दो वाक्यों से और मंच पर खड़े होकर के कविता करके अनुदित कविता पढ़ के सुनाने वाले कवियों से नहीं है, जिनमें भाव नहीं है, जिनमें भाषा नहीं है, जिनमें व्यंग्य नहीं है, जिनमें चमत्कार नहीं है, बल्कि संस्कृत ऐसे लोगों के लिए एक सरोवर का निर्माण करता है जो अपने परिश्रम रूपी जल से उस सरोवर को सदैव जलपूर्ण बनाए रखता है और उनका परिचय हमारे सामने नहीं होता। ऐसी प्रतिभा हमारे सामने छिपी होती है तो अंतर्वीक्षा उन्हीं प्रतिभाओं को, उन्हीं विद्वानों को, उन्हीं विशेषज्ञों को, उन्हीं विदग्धों को अवसर प्रदान करने का एक प्रकल्प है। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में इस अंतर्वीक्षा ने अपने प्रथम पुष्प के रूप में, या यूं कहें कि यह इस अंतर्वीक्षा ने एक ऐसी श्रृंखला बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा हार बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा गार्लैंड बनाने का प्रकल्प सोचा है जिसका प्रथम मणि आज 15 सितंबर 2020 को गूंथा जा रहा है। और इस मणि को गूंथने में जिन महानुभावों को हमने सविशेष आमंत्रित किया है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम फर्स्ट, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, नॉट ओनली फ्रॉम संस्कृत। प्रोफेसर माधव देशपांडे, ऑल्दो हिज चाइल्डहुड और हिज प्राइमरी एजुकेशन was from Pune, but nowadays he's a brittle star of USA. आजकल वो यूएसए में रह करके संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे दूसरे जो हैं वे हैं डॉक्टर मिसेज प्रज्ञा शर्मा, जो कि संस्कृत कृति के फाउंडर हैं और यूएसए से हैं। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर मुरलीधर चांदीवाला, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और उसके बाद कंबोडिया से होंगे होक छियांखी, जिनके हम यहाँ पर उद्बोधन को सुनेंगे, जिनके इंटरव्यू को यहाँ पर सुनेंगे। और उस इंटरव्यू को जो लेने वाले हैं, उन इंटरव्यू लेने वालों को भी हम जानेंगे। मित्रों, इस अंतर्वीक्षा के जो आकर्षक हैं, जो आकर्षण है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। बस इसमें यही है कि वे संस्कृत के लिए सर्वात्मना समर्पित हों, मनसा वचसा कर्मणा समर्पित हों, तन मन धन से संस्कृत उत्थान के लिए समर्पित हों।
इस योजना के पीछे जिस कह सकते हैं कि जिस बुद्धि का सर्वाधिक योगदान है, उनको भी यहाँ इंट्रोड्यूस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने विपिन कुमार झा जी का नाम लिया, इसके साथ ही डॉक्टर मीनाक्षी जोशी हैं, एक युवा हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलने वाली हैं। आप उनको सुनते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, कानों में गुदगुदी होने लगती है। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र, जिनको हम प्रतिदिन प्रायः देखते हैं दूरदर्शन में समाचार वाचन करते हुए या अन्य योजनाओं में युक्त देखते हैं। डॉक्टर राम सेवक झा, बिहार सरकार ने हाल ही में उनको एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया है। ऐसे सारे व्यक्तित्व हैं जो इसके पर्दे के पीछे रह करके इसका काम कर रहे हैं। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह अवसर दिया अपनी बात कुछ यहाँ प्रस्तुत करने का और अंतर्वीक्षा को, सविशेष अंतर्वीक्षा को इंट्रोड्यूस करने का। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए मुझे नैषध का एक वाक्य याद आ रहा है, झटिति पराशय वेदनो ही विज्ञा। जो दूसरे के आशय को बहुत तत्परता से तुरंत समझ लेते हैं, उन्हीं को विज्ञ कहा जाता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि कई सारे विज्ञों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, जिसके कारण हम शनैः ही अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया, वह संपूर्ण कलेवर आपके समक्ष उपस्थापित ही हो चुका है इस अंतर्वीक्षा का, इस इंटरव्यू का। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम लोग, संस्कृत का जो साहित्य है, जो वांग्मय है, वह संस्कृत का दर्शन विश्व दर्शन है, संस्कृत का साहित्य विश्व साहित्य है। संस्कृत में जो संस्कृति का वर्णन किया गया है वो विश्व संस्कृति है। तब हमारे छात्रों के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह विश्व दृष्टा बने। जब वह विश्व दृष्टा बनेंगे तभी जाकर संस्कृत को वह समग्रता से डाइजेस्ट कर पाएंगे, हजम कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे और वो संस्कृत में जी सकेंगे। ये इसीलिए यह कदम हमने बढ़ाया है। इसी क्रम में वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सकलम तस्य जीवितम्। इसका चरितार्थ हम देखते हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के व्याकरण विभागाध्यक्ष आदरणीय ओझा सर, जो हमारे अग्रजवर्य के समान है और निरंतर मार्गदर्शन हमें उनका मिलता रहता है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ओझा सर को, अस्माकं ये सर्वदा प्रचोदयन्ति तान ओझा वर्यान आकारयामि प्रेरणार्थं। सादर आमंत्रित। सम्प्रति ते अनुपस्थिताः सन्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। अस्तु, इसके पश्चात हम अध्यक्ष वर्य से सानुमति पूर्वक हमारा अंतर्वीक्षा जो चक्र है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस चक्र में सर्वप्रथम हम आदरणीय आचार्य मुरलीधर चांदनीवाला सर को आमंत्रित करते हैं। चांदनीवाला सर को आमंत्रित सर्वप्रथम माला में इसीलिए किया गया क्योंकि वो मानक की तरह उसी तरह सुशोभित है जैसे श्रुति भगवती संस्कृत वाङ्मय में सुशोभित होती है। संस्कृत वाङ्मय में श्रुति भगवती का अपना श्रेष्ठतम जो सर्वोपरि स्थान है, वेदों का अनुवाद करने में आदरणीय चांदनीवाला सर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें हम आचार्य तो कम ऋषि के रूप में ज्यादा जानते हैं। उन्होंने वेदों का अनुवाद भी किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारा संस्कृत वाङ्मय श्रुति की जो भावना है अपनी कविता के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा में उसे जन सामान्य लोक भाषा में लोक तक प्रवाहित किया। जिस तरह जानवी भागीरथ की तपस्या के फलीभूत होकर के लोक में प्रवाहित होती है, वैसे ही सारी ऋचाएं आचार्य के परिश्रम के कारण ही हम लोक में जनमानस तक उनका भाव, उनका अर्थ गांधीर्य, उनका संदेश हम प्राप्त करते हैं। आचार्य के बारे में जो परिचय है वो आप सामने देख पा रहे होंगे। आचार्य जो है, बड़े सौभाग्य की बात है कि विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना सारा शिक्षा दीक्षा पूर्ण किया। आचार्य रथ सर जो थे उन्हीं
के निर्देशन में उनका सारा शोध कार्य हुआ, वो उनके पट्ट शिष्य थे। इसके अलावा वह कई 42 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य के पद पर मंदसौर, राजगढ़, भोपाल, उज्जैन, दतिया, रतलाम सहित कई जगहों पर रहे। साथ ही उनकी कई सारी कृतियां हमारे समक्ष है। सबसे अनमूल्य कृति जो है वो स्वर्ण पात्र है, जो कि वैदिक ऋचाओं का भावानुवाद है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आरब्धोऽस्ति अयं सुक्रमः यत्र अन्तर्वीक्षणं प्रसारयिष्यते इति भवन्तः जानन्ति एव। तस्मिन् वयम् आरभामहे। तावत् प्रथमः वर्तते यः विद्वान्, नाम अस्य कार्यक्रमस्य लक्ष्यमेव एतादृशं वर्तते यत्र ये युवानः सन्ति अथवा ये तादृशाः विद्वांसः वर्तन्ते येषां प्रतिभं बहु झटिति सम्मुखं नायाति, तेषु एव नाम स्वनामधन्येषु वर्तन्ते एकतमाः वर्तन्ते ये ते सन्ति मुरलीधर चान्दनीवाला नामधन्याः स्वनामधन्याः वर्तन्ते आचार्याः। इदानीम् आचार्यचरत्वं भजन्ते। तर्हि महोदय भवतां स्वागतमस्ति अत्र विशिष्टे कार्यक्रमे। नमो नमः, नमस्कारः। प्रथमः मम नाम आद्यः प्रश्नः एवं भविष्यति, यतोहि भवदीये नाम्नि एव मुरलीधरत्वं वर्तते, परन्तु संस्कृतस्वरूपम् अत्रत्यं वर्तते। तर्हि अग्रिमनामांशः यः वर्तते चान्दनीवाला इत्येतस्य नाम संस्कृतं नाम तत्त्वम् आधारः कश्चन वर्तते वा? एतस्मिन् विषये विशद्य कृपया व्यक्तिवृत्तं तेनैव सह भवता योजयिष्यते। तर्हि अस्माकं दर्शकानां पुरस्य आयायात् सम्मुखं सर्वं भवदीयं वैशिष्ट्यम्। धन्यवादः। अस्माकं पूर्वजाः खगोलशास्त्रज्ञाः, वेदविद्यायां पारंगताश्च। भोजराजस्य धारानगर्याम् अस्माकं पैतृगृहम् अद्यापि वर्तते। पुराकाले कोऽपि भवनः राजभवनस्य अपेक्षया उच्चतरः न भवति स्म। अस्माकं भवनः राजभवनात् न केवलम् उच्चतरः, अपि तु तस्योपरि चान्दनी अपि विशालतरा आसीत्। एतेन कारणेन प्रथम परिवारः चान्दनीवाला इति प्रसिद्धः। समीचीनं। चन्द्रका पिता भवान् इति वेदशालादीनां। तर्हि भवदीये गृहे नाम भवान् संस्कृतविद्वान् वर्तते, तर्हि तत्र ज्योतिषस्य अथवा खगोलविद्वम् अपि भवदीये कुटुम्बे यथा? मम पितामहः रामचंद्र जोशी चान्दनीवाला धारराज्यस्य ज्योतिर्विदः वेदमूर्तिश्च आसीत्। मम पितापि खगोलशास्त्रस्य आचार्यः। द्वौपि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य छात्रो भूत्वा तत्र विद्याध्ययनं कृतवन्तौ। अहमपि आचार्य श्रीनिवास रथमहाभागस्य शिष्यः। आचार्यस्य मुखारविन्देन वेदमन्त्रं श्रुत्वा ममाभिरुचिः वेदायां भवति। एवं तर्हि खगोलविद्वम् अपि पूर्वतः वर्तते भवदीय कुटुम्बे। ततः वेदस्य या विशिष्टता वर्तते तत्र भवान् उन्मुखः जातः इति यथा जाने अहं। तत्रापि वैशिष्ट्यं सन्धत्ते भवान्। व्याख्यानानि बहूनि सन्ति, भाष्याणि बहूनि विहितानि वर्तन्ते वेदस्य। तत्र भवता विशेषतः हिंदी भाषायाम् अनुद्य सर्वं प्रसार्यते। वैशिष्ट्यं तत् भवति वेदस्य वेदानां। तत्र विरासत के फूल इत्येतत् नाम पुस्तकं वर्तते भवदीयं। हिंदी भाषायां। तत्र किं वैशिष्ट्यं? हिंदी भाषायाम् अस्ति। हिंदी भाषायां वर्तते, परन्तु किं तावत् लक्ष्यं वर्तते भवदीयं यत् हिंदी भाषायाम् एतस्य भाष्यं स्यात्, व्याख्यानं स्यात्, विशेषतरं किमपि? जीवने मया अथर्ववेदस्य सामान्यस्य सूक्तं जानाति भवान्? जी। सामान्यसूक्तस्य काव्यरूपान्तरं कृतं। तत्र एकः मन्त्रः, सद्यजीनान् वः संमनसस्तृणोस्म्येकं नृष्टि संवनेन सर्वान् देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौ मनसो वो अस्तु। मया हिंदी भाषायां कृतं। बहुत कठिन है जीना यहाँ अकेले में, मिल जाना श्रेयस्कर अपने मेले में,
अमृत की रक्षा सहज नहीं हो जाती यदि देवों की मति एक नहीं हो पाती। सुबह शाम आपस में मिलने की याचना करे, आओ हम सब प्रार्थना करें। तो उसके बाद फिर मैंने लगभग जो ऋग्वेद के जो 10,472 ऋचाएं हैं उनका हिंदी भाषा में काव्य रूपांतर मैंने किया। और प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1982 में, शब्द अपराजेय। शब्द अपराजेय तत् पुस्तकं मध्य प्रदेशस्य संस्कृत विभागेन प्रकाशितम, शब्द अपराजेय। उसके बाद फिर अक्षरव्योम पुस्तक आई। उसके बाद के शिखाग्र पर शब्द चिरंतन, वैदिक शांति पाठ बहुत पकड़ी। और अभी अभी 2016 में मेरी पुस्तक आई स्वर्णपात। इस पुस्तक में लगभग जो मैंने काम किया था उसमें से जो चुनी हुई जो 200 ऋचाएं हैं उनका अनुवाद इसमें है। पूरा प्रकाशित भी नहीं हो पाया, बहुत सारा साहित्य भी अब प्रकाशित है, बहुत सारा काम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पे रात्रि सूक्त है, भगवान जाना रात्रि सूक्तम। रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्राद्य व्यक्षदिः विश्वाधिश्रियोधित ओर्व प्रामर्त्या निवतो दिव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निःस्वसारमस्ततोषसं दिव्यायति अपे दुहासते तमः। मया हिंदी भाषायां दत्तम। रात्रि मेरे जीवन में रोज चली आती हो तुम, शांति का प्रकाश भरने के लिए। मैं सोने चला जाता और तुम देखती रहती, नक्षत्र आंखों से तुम श्री हो, मेरी संपन्नता हो, सुरक्षा का दिव्य आश्वासन हो। रात्रि तुम अमर हो, तुम्हारे भीतर लहराता कृपा का सागर, तुम भर लेती अपनी बाहों में विशाल, तुम्हारे ज्योति से पराजित है अंधकार। तो इस प्रकार के रूपांतर मैंने तर्हि स्वर्णपात्र हिंदी भाषायां यत् पुस्तकं वर्तते तर्हि कः आधारः भवता स्वीकृतः येन नाम 200 ऋचाः एव चिताः? मया श्री अरविन्दस्य वेदरहस्यं पठितम्। जानाति वेदरहस्यं श्री अरविंद के पास में वेद के मंत्रों को खोलने की चाबी। सायन ने भाष्य किए, दयानंद सरस्वती ने भाष्य किए, लेकिन श्री अरविंद के पास में श्री अरविंद ने हमको बताया कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र है वो जो जो कठोर अनंत के भाव से लिया। जैसे बड़ा छोटा सा सूत मंत्र है, आयने ते परायणे दूर्वारोहन्ति पुष्पिणी हृदाश्च पुंडरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे। बड़ा सरल सा अर्थ है। तेरे आने जाने के मार्ग पर खिली हुई दूर्वागे, तेरे जीवन में शांति के जलाशय हो, तू जहां हो वहां समृद्धि के कमल सुशोभित हो, आनंद के समुद्र की तरह भगवान तेरे भीतर निवास करे। यथा कादम्बिन्याम् अथवा नई दुनिया इत्यत्र ततः अतिरिच्य भास्कर समूहस्य नाम तत्र वर्तते जीवन किं विशिष्टं प्रतिपाद्यते भवता? रसरंगे भास्करस्य रसरंगस्य ऋग्वेद मंत्रस्य रूपान्तरमेव प्रकाशितम्। तर्हि कश्चन आधारभूमिः स्यात् यत् केवलम् आध्यात्मिक तत्त्वमत्र विशदयिष्यते अथवा ये युवानः वैदिक साहित्य केवल आध्यात्मिक चर्चा नास्ति, तत्र भौतिक जीवनमपि सर्वमस्ति तत्र। जी प्रकृति जीवन समरः तत्र अस्ति। महार्णवः
ज्ञानस्य महानव तत्र अस्ति। तर्हि बहु सम्यक्। नाम अग्रे भवान् कथमिव संस्कृतं सेवते, यतोहि ये संस्कृतस्य धुरन्धराः भवन्ति ते हिन्दीभाषायां प्रायः लिखन्ति। भवदीयमिदं वैशिष्ट्यं यत् हिन्दीभाषायां सर्वं यद् वैशिष्ट्यं भवति संस्कृतवाङ्मयस्य तद् आधृत्य भवता अग्रे आनीयते। महत् सौभाग्याय वर्तते इदं। तर्हि इतः अतिरिक्तम् इदानीं भविष्ये नाटकादीनां लेखने कश्चन नवीनः उपक्रमः भवता इदानीं चिन्तितः वा? संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति। संस्कृतं सर्वैः ज्ञातव्यं, सर्वे जानन्ति। अत्र अस्माभिः एतत् अवश्यं स्वीकर्तव्यं यत् साम्प्रतं यया पद्धत्या संस्कृतं पाठ्यते सा क्लिष्टा दुर्गम्य। धातु शब्द रूप महार्घकालक्षपितः, तथापि वाण्यां सरल संस्कृतम् आवश्यकं, न तु सरलीकृत संस्कृतं। सरल संस्कृत भाषायां लिखितव्यं। ममपि भाषायां मया कविताः लिखिताः और बहुत आवश्यकता है इसकी संस्कृत में भी। और संस्कृत का जो बहुत सारा साहित्य है हमारा, वो संस्कृत के लोग संस्कृत से प्रेम तो करते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ नहीं पाते। तो सारा संस्कृत धीरे धीरे सरल संस्कृत, सरल हिंदी में भी और सरल संस्कृत में भी जो वैदिक मंत्र हैं वो भी संस्कृत में आना चाहिए। कालिदास का साहित्य भी और हिंदी में भी आनी चाहिए। तब इसका विकास होता है। अनुभवात् अथवा अनुभव समूहात् किमपि निष्कासयितुम् इच्छामि। किं तत्र मन्त्राणां प्रदातुम् अर्हति अस्मभ्यं, यत् मन्त्रं प्रदातुम् अर्हति येन सार्वजनिकेन सदृशाः तत्र ई-पत्रिका इति भवति, अत्र लीया-पत्रिका भवति, तस्याः प्रकाशनं भवति, अथ विभिन्नानां सम्मेलनानाम् आयोजनं विधीयते। तद्वदेव संस्कृतस्य समुन्नत्यै किं किं कर्तव्यं, यदि अस्मादृशाः नूतनाः तावत् भवदपेक्षया किं नूतनं कर्तुम् अर्हन्ति, येन संस्कृतस्य विकासः, यत् वयं जानीमः, यत् वयं जानीमः वस्तुतः यत् न स्यात् इति, तद्वदेव अन्यः वर्गः वर्तते तत्र संस्कृतस्य स्वरूपं पृथगिव आनेतुं ते प्रयतन्ते, अथवा ये संस्कृतेपि तत्र विविधा अधिकं पाण्डित्यं प्रदर्शयति। तर्हि द्वयोः सामञ्जस्यं कथं स्यात् शिक्षणे, अस्माकं संस्कृते शिक्षणे किं कः परिष्कारः भवेत्? तो प्राचीन साहित्य इतना समृद्ध है कि पूरी तरह से देखा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। राजा भोज का इतना साहित्य का अभी तक अप्रकाशित, राजा भोज का 10वीं शताब्दी में हुए, अभी तक अप्रकाशित है। तो इसको प्रकाश में लाने से बात नहीं बनेगी, उसको सरल हिंदी में भी, और केवल हिंदी में नहीं, जो भारतीय भाषाएं अलग अलग, चाहे तमिल हो चाहे मलयालम हो, सब भाषाओं में उसके हिंदी का रूपांतर या हिंदी भाषा के रूपांतर उनके आएंगे तो निश्चित, और ये काम युवा ही कर सकते हैं। महादीप वर्मा 1982 में उज्जैन में आई थी, संस्कृत कायदा समारोह कड़वी लाइन थी। संस्कृत के पंडितों के बीच उन्होंने बात कही थी, उन्होंने बोली। तो महादीप वर्मा जब वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ने गई थी तो उनको एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लड़की थी, इससे एडमिशन नहीं मिला था उनको। तो बाद में उन्होंने संस्कृत में ही एमए किया। तो निश्चित रूप से इसको जो पंडित और संस्कृत है हमारी, उससे इसको थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा, इसको सर्वजन के लिए इसको सुलभ करना पड़ेगा। और लोग संस्कृत से प्रेम करते हैं, आप भी जानते हैं।
संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत मुखे न आयाति, मुख में नहीं आ रही, लेकिन सर्वे जनाः इसलिए मैं भी जिन लोगों के बीच में सब जगह बुलाया था, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, जबकि अखिल भारतीय सब मेरे सामने की बात है। अगर मैं संस्कृत पढ़ लेता तो कुछ, इसलिए संस्कृत को का भविष्य हम उज्जवल देख रहे हैं, विदेशों में उसको पढ़ी जा रही है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो हम देखते हैं कि संस्कृत का भविष्य हमको बहुत उज्जवल दिखाई देता है, सकारात्मक। महोदय, सारस्वत निकेतनम् इत्येतादृशाः बहवः उपक्रमाः वर्तन्ते। तत्र एतस्मिन् अस्माकं प्रक्रमे भवादृशाः विद्वांसः कथमिव अस्मान् प्रेरयितुं शक्नुवन्ति, यथा नाम व्याख्यानेन अथवा कुत्रचित् क्वचित् कदाचित् स्वसमयानुसारं यथा समय सौविध्यं भवता कथमिव वयं प्रेरितुं वयं भवता वयं शक्यामहे इति। मैं आपके सारस्वत निकेतन परिवार का सदस्य हूं और किसी भी रूप में, व्याख्या रूप में और भी किसी भी रूप में, जिस रूप में आप मेरी सहायता लेना चाहें, मैं आपके लिए तत्पर हूं। और आप मुझे अपना ही साथी मानते चले, मुझे अच्छा लगेगा। यथा वेदानां व्याख्यानेन, नूतन व्याख्यानेन वयं लाभान्विताः भवितुम् अर्हामः। भवदीय वचो विशेषं वचन जातं वर्तते, तत्रापि अनुभववैशिष्ट्येन सह कृतं यत् वर्तते स वचनजातं सर्वं श्रुतमस्माभिः, अन्ये अपि शृण्वन्ति। तर्हि एतदर्थं भवत्कृते अहं बहु धन्यवादान् विज्ञापयामि यत् भवता अत्र समयः प्रदत्तः, स्वीयः अनुभवः सम्यक् प्रस्तुतः। धन्यवादः जी। धन्यवादः, धन्यवादः, नमो नमः, प्रणमामि। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आचार्य भोज की नगरी, धारा नगरी के हैं, तो निश्चित रूप से उनका वरद हस्त उन्हें प्राप्त है। भोज ही अपनी सरस्वती शाला में सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य माया पथ परिचिताम नमामः परमानंदम ज्योति रूपाम सरस्वती। उन सरस्वती का वरद हस्त हमें भी छात्र रूप में प्राप्त हो। आचार्य ने जैसे कहा कि उनका योगदान हमारे लिए रहेगा। इसकी अगली कड़ी में हम द्वितीय इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं, जो कि आदरणीय माधव सर देशपांडे जी का है। वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। प्रोफेसर एमरेटस यूनिवर्सिटी मिशिगन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विजिटिंग प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में रह चुके हैं 2 साल पूर्व। इसके साथ ही उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा की। विदेश में संस्कृत और संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। उनके बारे में बहुत अधिक न कहते हुए मैं आग्रह करूंगी कि उनके मंतव्य को, उनके वचनों को बहुत ध्यान से सुने, तो हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत किस तरीके से अध्ययन किया जाए, संस्कृत का किस तरह से संस्कृत को जाना जाए, यह हम बहुत अच्छे से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आचार्य माधव देशपांडे जी को, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं भी है संस्कृत जगत को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न केवल मेरा यही होगा कि भारत से सुदूर अमेरिका में आप आजीवन अध्ययन अध्यापन करते रहे, वहां जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? और उस समय आप गए जब विदेश यात्रा
बहुत आसान नहीं थी, बहुत टफ टास्क था ये किसी भी भारतीय का विदेश जाना और वहां पर सेटल हो जाना। तो इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे घराने में ऐसे तो 5 पीढ़ियों से संस्कृत का अध्ययन हो रहा है। वैसे वो शास्त्री पंडित का घराना नहीं था, लेकिन मेरे परदादी के जो मामा थे वो पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने पूना में। 1870 में उन्होंने एमए की संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से, और वो संस्कृत पढ़ाने लगे वहां। तब वो लोकमान्य तिलक जी के अध्यापक थे। तो मेरे घर में ये उनकी कथाएं हमेशा सुनाई जाती थी। तो मेरे पिताजी ने भी संस्कृत में बीए किया और बाद में ग्रंथपालन का कुछ कोर्स था, वो करके वो ग्रंथपाल बने। तो उनके सारे जो कॉलेज के क्लासमेट थे वो संस्कृत वाले थे। तो हमारे घर में संस्कृत की चर्चा हमेशा होती रही। तो मैंने भी हाई स्कूल में संस्कृत सीखा, साथ साथ मैं तिलक विद्यापीठ वहां जाके पारंपरिक पद्धति से भी संस्कृत सीखता था, और कॉलेज में मैंने संस्कृत विषय चुना। तो जब मैं एमए करने के लिए पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, तब मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनमें प्रधान प्रोफेसर व्याकरण के थे, उनका नाम था एस.जी. जोशी। वो प्रख्यात है, उन्होंने महाभाष्य का अनुवाद किया है और अष्टाध्यायी का अनुवाद किया है। तो ये एस.जी. जोशी मेरे जब प्रोफेसर बने, तब उन्होंने हार्वर्ड में जाके 1950 में पीएचडी की थी। ओहो। हाँ, तो हार्वर्ड में पीएचडी करके वो पुनः वापस लौटे और हमें सिखाते थे। तब उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय पद्धति से संस्कृत का शिक्षण लेना और अमेरिकन पद्धति से शिक्षण लेना, इसमें कुछ अंतर है, और जिनको ये दोनों का फायदा मिलता है उनको वो बहुत अच्छा खुद को लगता था। तो ये उनकी इच्छा था कि कुछ उनके विद्यार्थी वो भी वहां जाए और अमेरिकन पद्धति का भी कुछ शिक्षण ले। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो मैं 1968 में पूना से निकलकर फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, वहां मैं पीएचडी डॉक्टर जॉर्ज कार्डोना। तो इनका भी नाम भारत में भी प्रख्यात है, क्योंकि इन्होंने भारत में आकर भी संस्कृत की पढ़ाई की है खुद की शास्त्री पंडितों के पास। तो वो ऐसे दोनों पद्धतियों से संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करती थी। तो ऐसे मैं फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, If a Sanskrit scholar wants to go to study or teach globally, what will be your guidance for them? गाइडेंस तो मेरा पहले ये होगा कि जिससे कोई विदेश में जाके कुछ संस्कृत का रिसर्च करना है, तो पहले ये उसको ये मान्य करना होगा कि विदेशी पद्धतियां अलग होती है, कि हिंदुस्तान में वो संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारी भाषाओं की मातृभाषा है, और हमारी संस्कृति का वो स्रोत संस्कृत से, हमारे धर्म का उससे लगाव है। लेकिन जब आप कहीं अमेरिका में, यूरोप में जाते हैं, तब वहां के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए संस्कृत ये एक शैक्षणिक विषय है, वो उनके भावनिक विषय नहीं है। और संस्कृत का अध्ययन वो जो करते हैं वो इस संदर्भ में करते हैं कि देखो, प्राचीन भाषाएं जैसे ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, वैसे एक संस्कृत भाषा है दुनिया की। तो
संस्कृत भाषा का अध्ययन करके हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति का भी अध्ययन करना है, भाषा का अध्ययन करके जैसे लिंग्विस्टिक्स जैसा क्षेत्र हो, तो जिसे जागतिक भाषाओं का इतिहास जानना है, उसे ये भाषाओं का परस्पर संबंध क्या था वो भी जानने की जरूरत होती है। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र लिंग्विस्टिक्स के जो होते हैं, उन्हें जब ऐतिहासिक भाषा शास्त्र सीखना होता है तब भी पढ़ना, ग्रीक और लैटिन, फारसी और पुरानी और जो भाषाएं हैं जैसे हिटाइट भाषा है, इन भाषाओं का अध्ययन करने की बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि किसी एक भाषा का अध्ययन करने से आपको भाषा तत्वों का ज्ञान नहीं होता। तो बाहर के जो विद्वान है वो संस्कृत का अध्ययन इस विस्तृत मानसिकता से करते हैं। जैसे मेरे गुरुजी थे कार्डोना, तो इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। तो वहां उनके जो गुरु थे उनका नाम था प्रोफेसर पॉल थीमे। तो पॉल थीमे ये जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने भी बनारस और इलाहाबाद में जाके कुछ शास्त्रीय पंडितों से अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने इतना एनालिटिकल अध्ययन पाणिनि का किया जितना हिंदुस्तान में नहीं होता था। हिंदुस्तान में वो पारंपरिक रीति से होता है, लेकिन ऐतिहासिक पद्धति से नहीं होता। तो कार्डोना ने उनसे जो कुछ सीखा वो तो सीख लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे हिंदुस्तान में जाकर पारंपरिक पद्धति से भी सीखना होगा। तो वो पहले बड़ौदा गए। बड़ौदा में उन्होंने कुछ शास्त्री से सीखा, लेकिन वो आके बनारस पहुंचे और बनारस के नजदीक छाता जो देहात है वहां जाकर उन्होंने ऐसे साल भर वहां रहे और एक बड़े पंडित के घर जाके वो संस्कृत भाषा में पढ़ते थे। तो एक साल उन्होंने वहां बिताया। तो वो जब अमेरिका, तब ऐसा उनका एक आविर्भाव था कि जैसे वो पंडित भी हो चुके थे और विद्वान भी थे, और ये दोनों का संगम उनकी विद्वत्ता में हो चुका था। अद्भुत। हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ का कोई छात्र वहाँ पर व्यावसायिक रूप में संस्कृत को अपनाना चाहे तो उसे भाषा विज्ञान आना जरूरी है। उसके अलावा एक आध और भाषा का ज्ञान होना जरूरी है संस्कृत के अलावा व्याकरण की दृष्टि से। और कंपैरेटिव में फिलॉसफी वगैरह इन विषयों का तो संस्कृत जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 या 20 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो खाली एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में ऐसी है, हार्वर्ड, जहां वो जो डिपार्टमेंट है उसका नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज। लेकिन और कहीं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में संस्कृत पढ़ाया जाता है। अब मेरा जो डिपार्टमेंट था शुरू में वो लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट था मिशिगन में। 12 साल के बाद उसका कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो एक नया डिपार्टमेंट तैयार हुआ, उसका नाम था एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। तो उस एशियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में 11-12 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो चीनी, जापानी, कोरियन था, इंडोनेशियन, थाई, वियतनामी, फिलीपींस ये भी था, और हिंदुस्तानी भाषाओं में 5 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो वैसे संस्कृत और पाली मैं पढ़ाता था, लेकिन हिंदी, उर्दू, बंगाली
तमिल और तिब्बती ये भी पढ़ाया जाता था। तो संस्कृत सर, उससे से कम 2 भाषाएं सीखनी पड़ती थी। तो मान लीजिए तिब्बती संस्कृत, चाइनीज संस्कृत, जापानीज संस्कृत, ऐसा कुछ अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करना होता था। फिर जो लिंग्विस्टिक्स के लोग आते थे उन्हें लिंग्विस्टिक्स के तरीके से सारा कुछ फोनेटिक्स या सिंटैक्स, हिस्टोरिकल, ये सब पढ़कर उसमें संस्कृत पढ़ के, जैसे हिस्टोरिकल उसका क्या होगा ये ऐसा देखना पड़ता है। तो खाली संस्कृत कोई नहीं पढ़ता था। संस्कृत ऐसे किसी दूसरे शास्त्र के संदर्भ में पढ़ती थी। तो कुछ लोग वैसे इतिहास के डिपार्टमेंट से मेरे साथ संस्कृत सीखते थे। उन्हें कौटिल्य पढ़ना था, अशोक के शिलालेख पढ़ना था। उन्हें तो वैसे काव्य नाटक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसी चीजों को पढ़ना था जिनका उन्हें इतिहास के अध्ययन में कुछ फायदा हो। लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स थे वो पाणिनि पढ़ते थे मेरे पास, और बुद्धिज्म के छात्र थे वो नागार्जुन पढ़ते थे, वसुबंधु पढ़ते थे, पाली पढ़ते थे। मतलब पूरा इंडोलॉजी का ज्ञान होना संस्कृत के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है यदि वह बाहर जाकर अपनी सेवाएं देना चाहे तो। हाँ। सर, आप विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक सेवा देते रहे। अब सेवानिवृत्ति के बाद अब संस्कृत जगत में आपकी योजना क्या है और भावी योजना क्या है, भविष्य के लिए योजना क्या है? तो अब मुझे मिशिगन में मैंने 45 साल संस्कृत की पढ़ाई की और अध्यापन किया। तो उसके बाद 2 साल तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे विजिटिंग प्रोफेसर की जगह दी। तो वहां मैं लिंग्विस्टिक्स भी कुछ छात्रों के साथ कुछ अध्यापन वैसे करता था। संस्कृत के भी 1-2 छात्र थे वो आकर पढ़ते थे। तो अब वो भी अब खत्म हुआ। तो आजकल मैं 2-4 चीजें करता हूँ। एक तो स्टैनफोर्ड के जो कोई छात्र ऐसे है तो मैं तो वहां जाता नहीं, लेकिन वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे इंटरनेट के द्वारा मैं हफ्ते में 2 बार उनसे मिलता हूँ। दूसरी एक चीज है कि जैसे एक यहाँ ये भी अचरज की बात है कि एक मराठी मुस्लिम फैमिली है यहाँ, जो स्टैनफोर्ड के पास ही रहते हैं। वो उनका बेटा अब हाई स्कूल में है और उसे भाषा सीखने में बहुत दिलचस्पी है। तो उसने खुद से लैटिन और ग्रीक सीखा है और वो संस्कृत सीखना चाहता है।
तो उससे भी मैं इंटरनेट के द्वारा हफ्ते में एक बार मिलता हूँ। इतना दिलचस्प संस्कृत सीखता है, मुझे अचरज लगता है जिस तरीके से मेरा अध्ययन पुणे में हुआ, उससे अलग तरीके मैंने यहाँ सीखे। कि जैसे अब मैं, ये मेरी छात्रा है जो स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट है, वो है, उसके साथ मैंने ईशावास्य उपनिषद का शंकर भाष्य पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैंने उन्हें कहा कि अब ये मान लो कि ईशावास्य उपनिषद पर शायद 50 भाष्य लिखे गए हैं। जी जी। हाँ, तो एक भाष्य हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचो कि यही इस उपनिषद का अर्थ है। आपको मानना चाहिए कि इस भाष्यकार ने इस अस्तु सर, यहाँ पर सौभाग्य से देशपांडे जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे, आप इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए, मैं उनसे साक्षात प्रश्न ही कर लेती हूँ जो बचे हुए हैं। विपिन सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, कंटिन्यू। जी सर। माधव सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कृपया अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, किया मैंने। जी जी सर, यही कहना चाह रही थी कि भावी योजनाएं आपकी और क्या क्या है संस्कृत जगत के लिए, उसी क्रम में आगे जो चर्चा हुई थी। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी संस्कृत अध्ययन की सुविधाएं हो रही है। जैसे कैलिफोर्निया में अब मान लीजिए कि संस्कृत भारती भी कार्यरत है, तो उनके साथ मेरा संबंध है। उनके जो कुछ शिक्षक हैं तो मेरे घर आते हैं सलाह देखने के लिए। मेरे घर में ये बड़ी लाइब्रेरी है, 10,000 किताबों की लाइब्रेरी है मेरे घर में। तो मैंने उनसे बताया कि आपको किसी किताब देखने की जरूरत हो तो आप मेरे घर आइए, और मैं कानपुर के छात्रों के साथ इंटरनेट के द्वारा मिलता हूँ और कुछ अध्यापन वैसे करता हूँ। और भी मैं बता रहा था, यहाँ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो मराठी मुस्लिम फैमिली से है, लेकिन उसे संस्कृत सीखने में बड़ी दिलचस्पी है। तो ग्रीक और लैटिन बिल्कुल सिखाया जी जी। और अब वो संस्कृत सीखना चाहता है, तो इससे भी मैं हफ्ते में एक बार मिलता हूँ। तो मुझे अचरज लगता है कि कितने दिलचस्पी से वो संस्कृत सीख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ संस्कृत सीखना चाहते हैं। मराठी समाज जो कैलिफोर्निया में है, उसमें भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं समझती, लेकिन वो उपनिषद क्या है, वेद क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। जी। तो हमने ऐसा एक ग्रुप बनाया है जहाँ हम हर महीने में एक बार मिलते हैं और ऐसे बातचीत करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। और मैं दूसरी तो बहुत दिलचस्पी तो मैं खुद कर रहा हूँ कि संस्कृत में कविता का निर्माण,
तो 3 साल से मैं कृष्ण पर कविताएं लिख रहा हूँ। तो आज तक वो 1300 श्लोक मेरे बन चुके हैं। हाँ सर, एक श्लोक आपका मुझे भी बहुत प्रिय है। हरिणा चोरितम नैव मनो में गोकुलांगणे करियोर मन आदाय मया तस्मै समर्पितम। बहुत खूबसूरत है। अभी लिखा, कल परसों लिखा। जी, ये बहुत प्रिय लगा। तो सर, इसी क्रम में चूंकि आप संस्कृत आराधना अभी भी अनवरत जारी रख रहे हैं, हमारा छोटा सा निवेदन यह था कि यदि सारस्वत निकेतनम की जो युवा ऊर्जा है, उसका मार्गदर्शन या उसे किसी भी रूप में यदि आप निर्देशित करना चाहें तो किस रूप में कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई इंटरनेट के द्वारा मार्गदर्शन में तो जरूर करूँगा। जी जी जी। आप अगर कुछ इंटरनेट द्वारा व्याख्यान आयोजित करेंगे तो उसमें मैं सहभाग ले सकता हूँ। और कोई छात्र हो कि जिनको कुछ एडवाइस की जरूरत हो तो मैं कभी भी तैयार हूँ। सर, हम बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि विश्व दृष्टिकोण से या विश्व दृष्टि से हम मतलब भारतीय जो भाषा विज्ञान है, जो संस्कृत का भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक, उसका अध्ययन आपसे करना चाहते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी कोई एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जिसमें या तो सप्ताह में एक दिन आपका यदि समय मिल जाए तो हमारे सारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो भाषा विज्ञान हम लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी भाषाओं के बीच में अपना पूरा समय बिताया है, तो हर भाषा के गुण आपको पता चलेगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैं फारसी पढ़ रही थी, तो रूमी जो वहाँ के सूफी हैं, उन्होंने एक शेर लिखा है, साए तुस्त ए पिसर हरची बेरुस्त ए पिसर, अर्थात संसार में जो कुछ है वह तुम्हारी ही परछाई है। यही वाक्य हम ईशावास्योपनिषद में प्रथम मंत्र में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाएं जो है वो एक जैसे ही ज्ञान को दे रही है, और वैसे भी ये भाषाएं तो हमारी अपनी ही भाषा अवेस्ता की मानी जाती है। तो हमारा बिल्कुल आग्रह है आपसे कि आप हमें उसके बारे में एक बार दिशा निर्देश दें, हमारी कक्षाएं लें आप। हम आपके छात्र बनना चाहते हैं। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। एक भारतीय आत्मा 60 साल से विदेश में है, पर उसका भारतीयत्व जिसको कहा जा सकता है वो अक्षुण्ण है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। हिंदी में गाना है ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल सर, वैसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में अगला, जैसे आपने देशपांडे सर को सुना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत दूरी पर स्थित किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे पास में, हमारे कक्ष में आचार्य बैठे हैं और उनसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे ही अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मिसेस प्रज्ञा सिन्हा को, जो फाउंडर है साइंस स्क्रिप्ट का, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है। नमस्सभायै। Namaste to one and all present in this first international Sanskrit interview series, which is the platform for various scholars in Sanskrit, as well for those dedicated entrepreneurs who are striving to propagate Sanskrit and for its widespread. A proverb of Bhavabhuti, wherein he says, Kalokyam nirvadhir vipula cha prithvi. The earth is so wide, so is time. I think Janhavi is making a very great start to provide an opportunity
for all the Sanskrit lovers to know such great entrepreneurs, scholars who are striving day and night to propagate Sanskrit language and literature. With these few words, let me invite Mrs. Pratnya Sinha from California, who has formed a knowledge-based website related to Sanskrit and thereby striving to the widespread of Sanskrit, the mother of all languages. So, Swagatam. Thank you. So, it's our pleasure having you here on this platform. Thank you so much for having me here. As I was going to say, it's an honor to be here myself as well. I just started the journey, and it's a long way for me to cover. So I'm looking forward to it. This is such a nice platform for all the scholars to get together and share the information in their own unique way that they can present. And I hope I'm able to contribute in my own humble way. Thank you. Now, to start with, may I request you to introduce yourself, where you are put up, your family, so that people get to know about you. Sure. I was born and brought up in India, and in UP's capital, Lucknow, Sheher of Nawabs. So, but I've been in US for past 20 years now. Growing up, my family in my family, I saw a very nice blend of art and science together. My father being a cardiologist and mother a professor in Sanskrit. So for us, if we would have any yagya, havan or puja at home, we were always told the scientific side, the logical side of it as to why and what was happening step by step. Wonderful, wonderful, great. You are going to do a thorough research about each and every traditional practice with some scientific background and place it in your website so that anybody could access through and do further studies? So my platform, excuse me, my website is a platform which is dedicated to decluttering the superstition. In this particular project. And what can the world expect, especially the younger generation, from you and your team in future with respect to Sanskrit? We have provided different platforms. The younger generation is social media conscious. We want to go to them, go to Facebook, Twitter, Instagram, and that's why we have provided 3 different mediums as well, where we have the videos, they can interact with that. We have the discussion forums, the articles they can submit. So if they have idea, it's hands-on, go ahead, participate in it, and be a part of it. You don't have to be in a class to learn. You are the teacher as well as the student, just like I am a teacher and a student myself. So we are aiming to collaboratively work with all the younger generation and my team. We hope to bring something valuable in front of everyone. Nowadays, as you know, that our younger generation work time-based. I mean, within, if I ask them to do something, how much time will it take?
प्रज्ञा जी। जी। मीनाक्षी जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, सर के उद्बोधन से समापन करेंगे। नेक्स्ट जो है इंटरव्यू वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके। अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। आचार्य शंकर के ही उसमें कहा गया है, विदिता न मया विशदैक कला न च किंचन कांचन मस्ति गुरो धृतमेव विदेहि कृपा सहजा भव शंकर देशिक में शरण। सारा ज्ञान जो है वह आदि गुरु शंकर दक्षिणामूर्ति जिन्हें कहा जाए या शंकराचार्य कहा जाए, उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित होता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर वरद हस्त के रूप में प्राचीन कला का, प्राचीन साहित्य का, संस्कृत का गढ़ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हमेशा से ही तत्पर रहा है। उन्हीं के आदरणीय कुलपति महोदय जो आज अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और कहा जा सकता है कि वह कुलपति के रूप में समग्रता से पूरा अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हीं से मैं आग्रह करूंगी कि अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु वह सादर आमंत्रित है। उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन दें। आदरणीय श्री राजाराम, प्रोफेसर राजाराम जी शुक्ल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो जुड़ रहे हैं, तब तक क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको कर लेते हैं। ओके। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो हमारे विद्वानों के लिए, तो वह सादर आमंत्रित है। अपनी जिज्ञासाएं प्रकट कर सकते हैं, प्रश्न प्रकट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ प्रश्न को आप चूंकि डायरेक्ट किसी जिनका इंटरव्यू लिया है उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हो तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और maybe about अंतरिक्षा also. जी जी। So it should be addressed to a particularly. ठीक है। जैसे देश पांडे जी हैं यहाँ पर, शायद प्रज्ञा जी भी हैं यहाँ, चांदी वाला सर और चांदी वाला भी, तो किसी से भी हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन दैट सेंस इट्स फ्री, जो है ना, फ्री फॉर ऑल कर लीजिए, जिनको क्वेश्चन वो करें। ओके सर, इट्स ओपन सेशन। ओके ओके, तो यह ओपन सेशन जैसे कि सर की आज्ञा है। आज्ञा नहीं है तो जो भी प्रश्न हो वह आप यहाँ पूछ सकते हैं। Any question, please? No, in fact, the question should be from, I think it's from my side. मेरी तरफ से देश पांडे जी को है। मैं देश पांडे जी को आज से नहीं, बहुत दिनों से, एक्चुअली मेरा भी पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो इसलिए मेरे मन में जब उनको देखता हूँ, सोचता हूँ, जानता हूँ, तो मैं उसमें चला जाता हूँ, खो जाता हूँ। सर, मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के लिए सबसे एक आसान प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ हायर स्टडी के लिए जाना चाहें तो उनके लिए व्हाट शुड बी द वेज और व्हाट कुड बी द वेज, मतलब आप उनको कह सकते हैं। जैसे मैंने 12th फेलो GRE दिया था और उस समय बर्सर थे जॉर्ज कार्डोना, उनका मुझे लेटर भी आया था और मेरा एडमिशन हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी एक दिन पहले पोखरन का वो वाजपेयी जी ने किया था ये, और मेरा नेक्स्ट डे वीजा के लिए मैं क्यू में था, तो उस दिन किसी को वीजा नहीं मिला था। और ऐसे ही भाग्यशालियों में मैं वीजा नहीं मिला और फिर दोबारा मैंने नहीं किया। तो बस आज के बच्चे अगर किसी के बच्चे हो तो आप प्लीज अगर उनको गाइड कर सकें तो दैट विल बी बेटर फॉर देम। सुंदर प्रश्न का उपस्थापन, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका उत्तर तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो पहले तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में संस्कृत यहाँ पढ़ाई के ऐसे विश्वविद्यालय ज़्यादा नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में हर बड़े शहर में विश्वविद्यालय में संस्कृत का विभाग होता है, लेकिन अमेरिका में कुल मिलाकर शायद 15
ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ संस्कृत की अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, जहाँ अब ताकि PhD कर सकते हैं। तो अगर हिंदुस्तान से यहाँ किसी को आना है तो पहली बात यह है कि और विश्वविद्यालय में शायद कोई एक प्राध्यापक होता है, ऐसे कुछ एक आध विद्यापीठ है जहाँ 2, 3, 4 प्राध्यापक संस्कृत पढ़ाते हैं किसी तरह से। जैसे जब मैं छात्र था पेंसिल्वेनिया में, तब लिंग्विस्टिक्स में कार्डोना जी थे, और दूसरा जो मेरा होम डिपार्टमेंट था उसका नाम था ओरिएंटल स्टडीज। हाँ, ओरिएंटल स्टडीज। ओरिएंटल स्टडीज में प्रोफेसर ल्यूडो रोशे, वो उनका पुराणों पर संशोधन है, धर्मशास्त्र पर संशोधन है, वो पढ़ाते थे। और बुद्धिज्म के लिए और कोई थे, और कुछ ऐसे विजिटिंग प्राध्यापक आते जाते रहते थे, जैसे प्रोफेसर केंद्रीय गणपति से आए थे, राजस्थान विमल कृष्ण अतिलाल आए थे, ऐसे प्राध्यापक आते जाते थे। मुझे 3-4 लोगों से वहाँ सीखने का अनुभव मिला। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मान लीजिए, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पॉल किपार्स्की, तो किपार्स्की एक पाणिनि के विद्वान है, लेकिन पाणिनि सीखने वाले विद्यार्थी कब मिलते हैं उन्हें? 2-4 सालों में एक विद्यार्थी वहाँ पाणिनि पढ़ने के लिए उन्हें मिलता है, नहीं तो वो और कुछ लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो हिंदुस्तान से यहाँ आने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, वहाँ जो प्राध्यापक है उनका विषय क्या है, वो धर्मशास्त्र के विद्वान है या व्याकरण के है या लिंग्विस्टिक्स के है, और उसी तरीके से वहाँ जाकर मुझे कुछ करना है तो उनसे संपर्क पहले आपको कुछ एस्टैब्लिश करना होगा। जैसे आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आके लिंग्विस्टिक्स में कुछ करना है तो प्रोफेसर किपार्स्की से संपर्क करना चाहिए। वह मैं हिंदुस्तान में ऐसा विद्यार्थी हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी बैकग्राउंड ये है, मैं वहाँ आके कुछ कर सकता हूँ यानी। तो ये तो पहले करना होगा। दूसरी बात तो ये है कि यहाँ आने के लिए आर्थिक मदद यूनिवर्सिटी में जो मिलनी चाहिए वो कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो जैसे मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मेरा जो डिपार्टमेंट था एशियन लैंग्वेजेस और कल्चर्स, वहाँ मैंने जैसे कहा कि 12-13 भाषाएं पढ़ाई जाती है। तो हर साल जब PhD के लिए एडमिशन का एप्लीकेशन आती थी तो 60-70 एप्लीकेशंस आते थे डिपार्टमेंट में, और कुल सारे डिपार्टमेंट के लिए शायद 10 फेलोशिप्स रखी थी। तो मान लीजिए 12 भाषाएं सिखाई जाती है तो संस्कृत के लिए एक होगी, वो भी रेयर बाय चांस, मेबी अल्टरनेट। तो अमेरिका में आने के लिए ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ आकर आपने शिक्षण भी लिया तो फिर यहाँ का जो जॉब मार्केट है, तो जॉब मार्केट ऐसा है कि खाली संस्कृत के लिए बहुत कम है। तो मान लीजिए 15 यूनिवर्सिटी में संस्कृत सिखाई जाती है तो 15 प्रोफेसर हैं, तो हर साल कितने रिटायर होंगे, कितनी जगह तैयार होगी, है ना। तो नौकरियां ज्यादा कहाँ है? तो जब हमारे डिपार्टमेंट में छात्र आते थे PhD करने के लिए तो हम उन्हें बताते थे कि आप रिलीजियस स्टडीज में PhD करो या लिंग्विस्टिक्स में PhD करो तो आपको जॉब मिलने की ज्यादा संभावना है। जी सर, तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट को ये इंस्पायर करें, संस्कृत के स्पेशली संस्कृत के स्टूडेंट को जो कि बुद्धिज्म और लिंग्विस्टिक्स इन दोनों को अगर फोकस करें
तो एक कह सकते हैं बेटर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है टू गो देयर, बट अगेन इट इज नॉट कंफर्म कि उनको जॉब इन फ्यूचर मिल ही जाए। दैट्स ग्रेट। मीनाक्षी जी, अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं। जी जी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमसे जुड़ चुके हैं। मैं पुनः काशी की भूमि, जो ज्ञान की भूमि मानी जाती है, जहाँ ज्ञान गंगा ही प्रवाहित होती है, उसके साक्षीभूत संपूर्णानंद के महनीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राजा राम जी शुक्ल को सादर आमंत्रित करती हूँ। उनके आशीर्वादात्मक जो वचन है वह हमें एक स्फूर्तता जगाते हैं नित्य प्रति ही, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शुक्ल सर। नमस्कार। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्री भगवतीं शारदां प्रणमामि। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार का आयोजन इस आभासी मंच पर किया जा रहा है, जहां देश की नहीं विश्व के विभिन्न कोनों में विद्वान जो सारस्वत साधना में लगे हैं, वर्षों से लगे हैं, उनके अनुभवों को हमारे साथ बांटा जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ जो युवा संवर्ग है या हम लोग भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और अपनी सारस्वत साधना को उसी रास्ते पे आगे ले जा सके। जाह्नवी ई जर्नल के समय में ही ये जो अंतर्वीक्षा का आयोजन किया गया है, यह अंतर्वीक्षा जैसा शब्द ही है, उसका अनुवाद इंटरव्यू या साक्षात्कार वगैरह हो सकता है, लेकिन इस शब्द से जो ध्वनित होता है आंतरिक अंतः वीक्षणम, जो आत्मा में है, उस आत्मा का अवलोकन करना, आत्मालोचन करना। हमने कई विद्वानों को भी सुना, प्रोफेसर देशपांडे जी को सुना, उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ आचार्य एस.टी. जोशी जी का उल्लेख किया। मुझे भी उनका दर्शन करने का और उनके साथ संवाद करने का अनेकों बार अवसर प्राप्त हुआ। महाभाष्य के एक प्रामाणिक विद्वान, विश्व में उनकी ख्याति थी। जिस प्रकार वे आधुनिक रीति से महाभाष्य का उन्होंने विश्लेषण किया, उसी प्रकार वे अत्यंत परंपरागत रीति से भी, जो काशी की पांडित्य परंपरा या भारत की पांडित्य परंपरा मानी जाती है, उस रीति से भी उन्होंने महाभाष्य का अध्ययन किया था, समग्र व्याकरण का अध्ययन किया था। और अगर हम पुणे में देखते हैं तो पुणे से निकले हुए प्राय प्रत्येक वैयाकरण, चाहे वो इस समय काशी में हो अथवा देश के किसी अन्य भाग में हो, चेन्नई, बेंगलोर आदि में, वे एस.टी. जोशी से ही मार्गदर्शन प्राप्त करके ही वो आगे बढ़े हैं। पुणे का जो संस्कृत विभाग है उनका ऋणी है, आज भी वो अत्यंत गौरव की उच्च शिखर पर है वो विभाग, और उस विभाग का प्रगत अध्ययन केंद्र है वो भी अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। तो ऐसे विद्वान से जुड़े, उनके अंतेवासी के रूप में उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रोफेसर देशपांडे जी को हमने सुना, और उज्जैन विश्वविद्यालय के भी। अभी मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे देश की परंपरा रही है कि शिष्य को उसके गुरु के नाम से जाना जाता है। एक परंपरा थी, इतना बता दिया जाए कि यह शिष्य, इतना मात्र से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती थी, वो उसका वैदिष्ट प्रमाणित हो जाता था। वरतंतु शिष्य कहा गया था, कौत्सव प्रपेदे वरतंतु शिष्य। वरतंतु शिष्य कर दिया, इसका मतलब कौत्सव के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अभिवादन करते समय
गोत्र का उच्चारण करते थे। गोत्र और प्रबल का उच्चारण किया जाता है कि अस्मिन् गोत्रे उत्पन्नः एतत् मृतः अथवा पंच प्रवरामृतः। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी जो परंपरा है, किशोरी व दीर्घ तथा परंपरा, हम उस परंपरा का प्रातिनिध्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी प्रामाणिकता है। दूसरे आचार्य जो उज्जैन से जुड़े थे, उनका भी नाम उल्लेख इसलिए किया करना आवश्यक है कि एक अत्यंत प्रामाणिक आचार्य प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के वे शिष्य थे। वो अपने युग के इसको अंग्रेजी में अनपैरेलल बोलते हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं था, ऐसे कवि थे। शंकर वचनारविंद मकरंद मधुर भाषितम विजयते, शंकराचार्य पर उन्होंने कितने अद्भुत रचना लिखी थी। तदेव गगनम सैव धरा, अद्भुत अद्भुत रचनाएं उनकी पूरे समाज को प्राप्त हुई थी। उस परंपरा से उठित आचार्य हमारे बीच में थे मुरलीधर जी। उनकी भी मुझे अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला, उनका साक्षात्कार करने का भी अब तक अवसर नहीं मिला था, लेकिन इस अंतर्जाल माध्यम से उन्हें आज देखने का, उनके दर्शन करने का, उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला। उनकी भी रचनाएं आज 2-3 सुनने को मिली, तो सारी बुरा कन्याएं से हम ये समझ सकते हैं कि उनमें भी कितना प्रौढ़ पांडित्य है। तो निश्चित रूप से यह उपक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण और श्लाघनीय प्रयास है। इस प्रकार के कार्य होते रहें, जिससे समाज यह जाने, आज का युवा पीढ़ी यह जाने कि संस्कृत के क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। परंपरागत अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के साथ साथ इस प्रकार के नवोन्मेष, नवाचार के कार्य भी इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय विगत 2 वर्षों से इस दिशा में अत्यंत श्रद्धा और तत्परता के साथ प्रयासरत है। अनेक योजनाएं चल रही हैं। हम अभी वृत्त चित्रों की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की एक योजना का भी हमने शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के जो लगभग 200 वर्षों से 230 वर्षों की जो आचार्य श्रृंखला है, जिन आचार्यों ने विश्व समाज को बहुत कुछ दिया है अपने अनुसंधान से, अपने अध्ययन और अपने तप से, उनके जीवन चरित्र को फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म माध्यम से प्रामाणिक और रोचक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उससे लाभान्वित हो सके। हम एक अनुसंधित्सा नाम की एक योजना बहुत शीघ्र आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रहते हुए, इस संस्था में सेवा करते हुए विगत 200 वर्षों में जो अनुसंधान कार्य किए हैं, जो गवेषणाएं की हैं, उस गवेषणा को हम पब्लिक डोमेन में लाएं, समाज के सामने ले आए, और वो भी अंतर्जाल माध्यम से हम बहुत शीघ्र आपके सामने लाने वाले हैं। इस सभी योजनाओं में आप सभी का सहकार अपेक्षित है। हम आज जिन 2 आचार्यों को हमने सुना, और भी 2 आचार्यों का होने वाला है, उन 2 आचार्यों का संपर्क सूत्र आपसे ले लेंगे, और उनका भी विश्वविद्यालय, हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ घनिष्ठता बढ़े, शैक्षणिक आदान प्रदान बढ़े, उनके भी विचारों को हमारे अध्यापक लोग, युवा अध्यापक एवं छात्र उनसे भी लाभान्वित हो सके। निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी लाभप्रद होगा। मैं सारस्वत निकेतन को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, मीनाक्षी जी और पूरे दल को, उनकी पूरी जो टीम है। एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, पूरा दल मिलकर के ही कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन किसी एक को तो आगे आना पड़ता है, फिर उसके पीछे पीछे लोग आते हैं। तो हम आप सबको बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। इस तरह के अत्यंत उपयोगी कार्य को, लोकोपयोगी कार्य को आपने आरंभ किया, और यह कार्य निरंतर चलता है। देश विदेश के जितने भी संस्कृत सेवाव्रती आचार्यगण हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो या ना हो, प्रोफेसर होना बड़ी बात नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे मनीषी हो गए जिन्हें कोई पद नहीं मिला, किसी पद पर नहीं थे, लेकिन जो भी पदधारक थे उनको पदधारक बनाने में उनका
उनकी योगदान थी, वो मेकर थे, प्रोफेसर मेकर्स थे। उन ऐसे लोगों को भी कोने कोने से जुड़ा करके साथ चुन करके इस कार्यक्रम में लाया जाए। मैं आप सबको पुनः अभिवादन एवं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिरात् हेलो जी। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिरात् भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविंदम। गुरु परंपरा अनादिकाल से हमारे लिए वंदनीय है। कहा जाता है ब्रह्मांडान्ते यज्ञेयं ज्ञेयं तत्र न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं। तो गुरु तत्व से तो बड़ा कोई होता नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें कई सारे गुरुओं का मार्गदर्शन वरद हस्त प्राप्त है और आगे भी प्राप्त रहे, इसी के लिए हम कृत संकल्पित हैं, समित पाणी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं इस पूरे ही कार्यक्रम के सूत्रधार और जिनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं उन्हीं को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विपिन कुमार झा जो अभी नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे आए और आभार प्रदर्शन सर। आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले एक सूचना मैं देना चाहूंगा, क्योंकि एक लास्ट जो हमारे वक्ता थे उनका इंटरव्यू जानबूझकर पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि तकनीकी समस्या बहुत अधिक परेशान कर रही थी और इतने देर तक आप लोगों ने इस समस्या के बावजूद हमारा साथ दिया, क्योंकि मैं बहुत खिन्न हो गया था, क्योंकि ये विंडोज भी रिस्पॉन्ड करना बंद था, लेकिन इतनी समस्या में भी आप लोगों ने साथ दिया। और तो वो अगली जो कड़ी होगी उसमें हम उनका साक्षात्कार रखेंगे। और बहुत सारे प्रश्न आए हैं जिनका समाधान यहाँ पर नहीं हो पाया है, क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन का समय भी हो चुका था और उसके साथ साथ तकनीकी समस्या भी थी। तो उन सब से मैं वादा करता हूं कि जितना उनका प्रश्न है, उनका प्रश्न जिनसे है वो आचार्य रूबरू होंगे, इतना मैं उन आचार्यों से निवेदन करूंगा उस समय में। और दूसरे विपिन झा जी, तो हाँ गुरु जी। चलिए थोड़ी स्वास्थ्य नहीं। हाँ, ओझा जी जुड़ चुके हैं, ओझा जी जुड़े हैं। जी मीनाक्षी जी नमस्ते। गुरु जी चले गए क्या? गुरु जी जुड़े हैं अभी? गुरु जी है। गुरु जी प्रणाम। चलिए शुरू रखिए अपना, मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ ओझा जी, बहुत देर से आपको याद किया जा रहा था। आप लोग सभी हमारे ऊर्जा के संचार करने के लिए है। तो दूसरा हमारा था जो कि मैं अत्यंत ही खेद व्यक्त करता हूं जो तकनीकी समस्या हुई है, हालांकि यह हमारे हाथ में नहीं था, फिर भी तो अब लास्ट जो एक औपचारिकता मात्र है, जो ये तो धन्यवाद तो दिल से दिया जाता है। तो इस संदर्भ में मैं कहूंगा, महदिदं प्रमोद स्थानम यत् काशीस्थ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कुलपति पदम अलंकुर्वताम स्वाध्याय तपस्विनाम अस्मन् मार्गदर्शकानां सरल हृदयानां आचार्य राजाराम शुक्ल महाभागानां अस्मत् पूर्ण प्रभावात् एव अध्यक्षत्वेन अद्य अत्र समुपस्थिते वर्तते। एतदर्थं तेभ्यो प्रणति तति पुरस्सरं पत्रिका पक्षतः अस्मत् पक्षतश्च कार्तज्ञं बिभर्मि। एवमेव व्याकरण साहित्य दर्शन स्वाध्याय तपस्विनां छात्र हृदय मर्मज्ञानां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभागाध्यक्षाणां तत्र श्रीमतां प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महाभागानां पत्रिका पक्षतः मत पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव
लोके वेदाशयं प्रसारकानां पक्षतः मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव प्राच्य पाश्चात्य विद्याशयमुषी वैभवानां कृष्ण कथा मर्मज्ञानां व्याकरण साहित्य विविध शास्त्र मर्मज्ञानां आचार्याणां माधव देश पांडे महाभागानां पत्रिका पक्षतः मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। I must mention our deep sense of appreciation for Mrs. Pragya word, and I am also very grateful for Hawk for his presence and dedication towards Sanskrit. We will listen Mr. Hawk in the next series after 15 days. एवमेव नीरक्षीर विवेकयुतां विविध शास्त्र पारंगतानां डॉक्टर पंकज मिश्र महाभागानां पत्रिका पक्षतः मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव वर्चुअल माध्यमेन ये दर्शकाः ये निरन्तरम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति, ये च मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषाम् आचार्याणां छात्राणां छात्रीणां च धन्यवादान् वितनोमि। अत्र मुख्य रूपेण नालंदा विश्वविद्यालयीय आचार्याः अपि अत्र वर्तन्ते, तेषाम् अपि महाभागानां धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव अस्मदीयानां ये सतत कार्य संपादने परिष्करणे संचालने सहायकाः भवन्ति। प्रामुख्येन तत्र डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा महाशयाः वर्तन्ते, डॉक्टर सुमन आचार्य महोदयाः, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर रामसेवक झा, डॉक्टर श्लेषा, डॉक्टर नारायण दत्त, प्रतीक्षा च एते ये सन्ति, तेषां कृते अपि च ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूपे अस्मत् कृते सहायकाः सन्ति, तेषां सर्वेषां समेषां हार्दं धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि विस्तरात्। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्हीं के साथ हमारे पास साथ एक और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सर भी जुड़े हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है चूँकि हम उज्जैनी के हैं, उज्जैनी की भूमि के हैं, तो सुमन जी कविता को लेकर ही यहाँ विराम लेना चाहेंगे। विराम नहीं, अगले कदम के लिए फिर एक कदम उठाना पड़ेगा। तो कहा जाता है, तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध है, सुधा लजा गई अमर पतित असुर विक्षुब्ध है, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना। हमारी साधना अभी समाप्त नहीं हुई, उसका एक चरण उठाया है। द्वितीय चरण 15 दिन के अनंतर होगा, और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हम वचनबद्ध हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं वो भी वचनबद्ध हैं। हम शीघ्र ही एक श्रृंखला लाएंगे जिसमें साहित्य डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला सर से हम पढ़ेंगे, और भाषा विज्ञान आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर देशपांडे जी से पढ़ेंगे। और यही शायद इस पूरी श्रृंखला का निचोड़ है, और यही सार हम चाह भी रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। शुभ रात्रि, प्रणाम। इसके साथ ही शांति मंत्र आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आयोजन के लिए। मीनाक्षी जी म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया रहेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपके संदर्भ में आया है मार्गदर्शन के लिए। विशेष रूप से एक प्रश्न जो मुझे भी बहुत था आपसे जानने के लिए, जो कि जो बच्चा संस्कृत में काम कर रहा है उसके लिए मेथोडोलॉजी किस तरह होना चाहिए, इस पर एक प्रश्न है जो जिस पर कि एक विशद
व्याख्यान ही रखेंगे आपका, क्योंकि वो हमको जानना है। और ये हमने एक आपका आर्टिकल देखा था, उसके आलोक में ये प्रश्न है, वो आर्टिकल भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये जब आप अवसर देंगे उसके अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। हाँ, एक हम साथ जुड़े हुए हैं श्रीलंका के हमारे मित्र ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम शांति शांति शांति। चलिए, इसी के साथ हम समापन की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद सभी को। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। शुभ रात्रि। धन्यवादः महोदय, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः।